हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। जैसे कि अपन ने पिछले चैप्टर सेट्स के अंदर पढ़ा था, तो यहाँ पे सेट से सही अपन कैसे जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इन्हीं सेट की सहायता से रिलेशन भी बनते हैं और इन्हीं सेट की सहायता से फंक्शंस भी बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। सबसे पहली थ्योरी अपनी कार्टेशियन तो ये कुछ नहीं है, जैसे एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है दो सेट्स का। जैसे कि एक सेट दिया गया आपको a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट दे दे आपको b जिसमें अपन एलिमेंट ले ले a e i o u और हमें इन दोनों सेट का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले डिनोट की बात कर लूँ तो डिनोशन जो होगा इनका, डिनोशन डिनोटेड बाय, अब अपन ने दो सेट ए बी लिए हैं तो ये किससे डिनोट किया जाएगा, ए क्रॉस बी से। ये आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट अपन देखेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। तो ए की जगह मैं ए के एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई करके बी के एलिमेंट ए ई आई और यू आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट आते हैं आपके वो ऑर्डर पेयर में आएंगे। जैसे कि 1 के साथ किसका किया अपन ने, ए का मल्टीप्लाई, तो 1 कोमा ए, इसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, 1 के साथ ई आएगा, 1 के साथ आई आएगा, 1 के साथ ओ आएगा, 1 के साथ यू आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 के साथ आएगा ए, एक ऑर्डर पेयर, 2 के साथ ई दूसरा ऑर्डर पेयर, 2 के साथ आई, 2 के साथ ओ और 2 के साथ यू। इसी प्रकार से 3 के साथ भी, 3 के साथ ए, 3 के साथ ई, 3 के साथ आई, 3 के साथ ओ और 3 के साथ u। आगे 4 के साथ a, 4 के साथ e, 4 के साथ i और 4 के साथ o और 4 के साथ ही u। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लिखे जाते हैं। अब जनरली अगर बात कर ले कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो जनरल में क्या बनेगा, जैसे कि a कोमा b हमने किया तो हमारे पास क्या मिली, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर मिले, है ना। ऑर्डर पेयर अपन लिख दिया कि ए कोमा बी टाइप के हमें ऑर्डर पेयर मिले। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, एलिमेंट यही होते हैं अपने। ठीक है, जितने एलिमेंट है इनको अपन ने लिख दिया किस टाइप के हमें एलिमेंट मिले। अब यहाँ पे ए क्या है, तो ए जो है देखोगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि किसका एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है। यानी कि जो ए है वो कहाँ से आता है, ए सेट से आता है, और जो बी है वो कहाँ से आता है, बी सेट से आता है। बस हो गया इसका डेफिनेशन, और डिफाइन भी हमने कर लिया कि ए क्रॉस बी इस टाइप से डिफाइन होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, सो स्टूडेंट इसके बाद इसके अंदर कुछ नोट है। पहला नोट है कि इफ आइदर P and Q आर null set, then P का Q के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि खाली आएगा। नल सेट मतलब होता है एम्प्टी सेट, है ना। तो एम्प्टी सेट की बात करिए, मान लो P और Q में से कोई सा भी एक हमें नल सेट लेना है। तो मान लीजिए P को तो मैंने ले लिया कि 1 2 3 4 और Q को मैंने पकड़ लिया कि नल सेट है। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स का मैं खाली के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। खाली मतलब जिसके एलिमेंट ही 0 है, तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अपन P क्रॉस Q करेंगे तो वो कैसा आएगा, हमारे पास नल सेट आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट निकल के आता है। ये बस ये नोट कहता है। ठीक है, दूसरा नोट है यहाँ पे कि ऑर्डर पेयर ए बी लिया एक और एक ऑर्डर पेयर लिया सी डी, तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, समझ आ रही बात? अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में कब इक्वल होंगे उस टाइप की कंडीशन है, तो इनका पहला एलिमेंट मतलब कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि ए इक्वल हो सी के। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है ये, और बी इक्वल्स टू हो किसके, डी के, यानी कि बिल्कुल एज इट इज सेम होना चाहिए ऑर्डर पेयर। जैसे कि कब होंगे, तो 1 4 है तो ये 1 4 के इक्वल होगा, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल एकदम फोटो होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एक तीसरा नोट आता है यहाँ पे कि थर्ड वाला, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि इस सेट के एलिमेंट मान लो आपके पास ए में, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आपके पास एन है, तो
नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी जो होंगे वो आपके एम एन होंगे। कितने होंगे? एम कोमा एन होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था ए सेट 1 2 3 4, बी सेट ए ई आई ओ यू, तो उसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट बनाए थे? 20 एलिमेंट लिखे थे। समझ में आ रही ना बात? कितने एलिमेंट लिखे थे? 20। तो 5 तो बी सेट के एलिमेंट थे, 4 ए सेट के एलिमेंट थे, तो 5 4 जा 20, वहां से इसका आंसर आ रहा था। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर ए सेट के एलिमेंट एम है, बी सेट के एलिमेंट एन है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी क्या होगा? एम इंटू एन मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट निकल के आते हैं। क्लियर है? तो बच्चों अब बात कर लेते हैं रिलेशन की। तो रिलेशंस क्या होते हैं? तो जैसे सेट के सबसेट्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि सेट के क्या होते थे? सबसेट्स होते थे। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अपन ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, उसके जो सबसेट्स अगर समझ लो तो उन सबसेट्स को अपन क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि ए रिलेशन आर। अब रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे अपन? आर से डिनोट करेंगे। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी कि रिलेशन कहां से कहा जा रहा है? ए सेट से बी सेट में जा रहा है, ठीक है। और सेट कैसे? नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है। इज अ सबसेट ऑफ, वही बात आ गई, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन जो है वो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें ए सेट के एलिमेंट लिए 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट लिए 2 4 6 और ए क्रॉस बी बना लिया। तो मैंने एक रिलेशन यहाँ पे लिखना चाहा। मान लो एक रिलेशन लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 ले लिया, एक एलिमेंट, एक ऑर्डर पे ये उठा लिया, एक ऑर्डर पे मैं कुछ और उठा लेता हूं, यहां से 2 4 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 3 6, ठीक है। तो मैंने ये 3 एलिमेंट ले लिए। क्लियर? अब मैं इसको अगर देखो, मैं यहाँ पे आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है इस ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे हैं, यानी कि इसके एलिमेंट सारे के सारे ए क्रॉस बी के अंदर है। तो ये आर क्या हो गया? ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका रिलेशन हो गया है। अब इसको डिफाइन कैसे करना होता है? ये तो हो गई अपनी कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अपन ने सेट्स के अंदर पढ़ी थी, याद हो। अब इसको सेट बिल्डर में लिखना हो तो वो भी देख लो कि सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आर के अंदर एलिमेंट है और एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है, तो x, y ऑर्डर पेयर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब x कहां से आ रहे हैं वो सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा। तो x कहां से आ रहे हैं? a से आ रहा है। x क्या आ गया है? 1 है, 2 है, 3, देखो a से आ रहे हैं। और 2 4 6 कहां से आ रहे हैं? b से आ रहे हैं। b से के एलिमेंट हमेशा b से आते हैं। y कहां से बिलोंग कर रहा है? b सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो देखो 1 का जस्ट डबल है, 2 का जस्ट डबल है, 3 का जस्ट डबल है, यानी कि x की जो वैल्यू है, सॉरी y की जो वैल्यू है वो x की कितनी है? कौन डबल हो रहा है? y डबल है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2x है, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? 2x इक्वल्स टू कितना है? y है। रख के देख लो, x की वैल्यू को 1 रखोगे तो y 2 मिल जाएगा, x की वैल्यू को 2 रखोगे तो y 4 मिल जाएगा, x की वैल्यू को 3 रखोगे तो y 6 मिल जाएगा। यानी कि ये आपका सेट रेडी हो गया। इनको थोड़ा पास में लिख दीजिए कि x जो है a से आ रहा है और y जो है b से आ रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब वहां पे मैंने समझाया था ये अगर किसी सेट के अंदर, अगर a सेट है और इसके अंदर 4 एलिमेंट है, a b c d, ये 4 एलिमेंट है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट जो बनते थे, नंबर ऑफ सबसेट ये बनते थे 2 की पावर m, है ना। तो और यहाँ पे m क्या होता था? इसकी काउंटिंग होती थी। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके? यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, यानी कि कितना सबसेट आते थे इसके? 16 सबसेट्स निकल के आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, ये बनेगा 2 की पावर mn। क्या बनेगा? 2 की पावर mn। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, याद हो तो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते थे? mn होते थे। यही बताया था। ये भी थोड़ी देर वाला फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ a इक्वल्स टू ma, नंबर ऑफ b इक्वल्स टू na। तो a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट जो मिलेंगे आपको वो mn मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेट कौन है? a क्रॉस b है और इसका सबसेट कौन है? रिलेशन है। तो ये m क्रॉस n 2 की पावर में चला गया, ठीक है। वहां पे अगर कनेक्ट करोगे तो वहां पे a सेट होता था और इसी के सबसेट निकाल देते थे। तो सेट में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट, तो ये 4 2 की पावर चला जाता था। तो ये सेम फॉर्मूला है। अगर चीजें कनेक्ट करोगे तो ध्यान में आ जाएगी कि सेट के सबसेट होते थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कौन होते हैं? रिलेशन होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए
अब इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से और समझा देता हूं मैं। उस तरीके को अपन कहते हैं वेन डायग्राम। वहां पे वेन डायग्राम नाम था, यहाँ पे आता है इसका नाम, आपका नाम जो है इसका एरो डायग्राम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में अपन बात कर लेते हैं। ए सेट के अपन ने कुछ एलिमेंट लिए, ए सेट के एलिमेंट लिए हमने 1 2 3, है ना। ए सेट के एलिमेंट क्या लिए हमने? 1 2 और 3। और बी सेट में हमने क्या एलिमेंट लिए थे? 2 4 और 6। ये बी सेट के एलिमेंट, ठीक है। तो देखो 1 यहाँ रिलेशन के अंदर देखना है, 1 किससे कनेक्ट है? 2 से। तो एरो डायग्राम में एरो बनाने होते हैं, तो ये बना दिया कि 1 2 से कनेक्ट है, 2 किससे कनेक्ट है? 4 से, और 3 किससे कनेक्ट है? 6 से। और इधर जो कनेक्ट हो रहे हैं ना इधर, तो इसे क्या कहेंगे कि 1 की इमेज कितनी है? 2 है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, ठीक है। इस वाले सेट को कहते हैं अपन डोमेन। इस वाले सेट को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। इस वाले को कहते हैं अपन कोडोमेन। इस वाले को क्या कहते हैं? कोडोमेन, ठीक है। और जो जो इमेज मिली है, इमेज कौन कौन मिला? 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला। तो इन इमेज को कहते हैं अपन, इन इमेज का नाम होता है रेंज। इन इमेज को क्या कहते हैं अपन? रेंज कहते हैं। समझ में आया? रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। ये बात ध्यान रखना कि रेंज क्या होता है? सबसेट होता है कोडोमेन का। इज दैट क्लियर? रिलेशन फंक्शन, रिलेशन मैंने बता दिया आपको, अब केवल मेरे को फंक्शन में बताना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तक ये सारी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, मेन पॉइंट क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होता है? रिलेशन होता है। तो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर m। m क्या होते थे? सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पे किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? mn। तो ये कितना हो जाएगा इसका नंबर ऑफ रिलेशन? 2 की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है और एरो डायग्राम है। वहां पे भी सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर, सेट बिल्डर और वेन डायग्राम में भी अपन रिप्रेजेंट करना सीखे थे, है ना। तो ये 3 चीजें यहाँ पे भी आपको सेम सेम करनी है, क्लियर है। ये आगे वाले सेट को, ए को हमेशा क्या कहेंगे? ये आगे वाला जो सेट रहेगा इसको कहेंगे डोमेन, पीछे वाले को कहेंगे कोडोमेन, ठीक है। और जो इमेज आई, जैसे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, तो इन इमेज का एक सेट बना लो, वो चीज कहलाती है रेंज। ये सेट जो होता है कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है, क्लियर है ना। ये इतनी सी थ्योरी है रिलेशन, क्लियर। सो बच्चों रिलेशन के ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि लेट ए बी द सेट ऑफ 1 2 3 4 14 तक एलिमेंट है इसके अंदर, है ना। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब जो आपका रिलेशन है वो कहाँ से कहा जा रहा है? इस ए सेट से ही ए सेट के अंदर जा रहा है। यहाँ पे बी सेट का कोई कंसेप्ट नहीं है, सेम सेट से सेम सेट के लिए जा रहा है, ठीक है। और एक रिलेशन आपको क्या दिया गया है जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको समझाया गया है कि आर की वैल्यू जो है उसमें ऑर्डर पेयर है एक्स वाई टाइप का, और 3x में से अगर y को माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। यानी कि ये अपना रिलेशन है, ठीक है, x और y के बीच में। और x और y कहाँ से आते हैं? x और y आपके a सेट से आते हैं, यही बात बोली गई, क्योंकि a दोनों ही कहाँ जा रहे हैं? a से a में जा रहा है। आगे वाला भी a, पीछे वाला भी a। आगे वाला a यानी कि x के एलिमेंट और पीछे वाला a यानी कि y के एलिमेंट, दोनों सेम जगह से आएंगे। अब क्या कह रहा है कि राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। तो कोडोमेन का तो फिक्स है कि जो पीछे वाला सेट होता है वो कोडोमेन होता है। ए से ए में जा रहा है तो कोडोमेन तो एज इट इज यही आ जानी है। अब बात कर लेते हैं डोमेन की, तो उसके लिए अपने को रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर पेयर के वो हो जाते हैं अपने डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट हो जाते हैं अपने कोडोमेन। तो यहाँ पे जो रिलेशन है इसको अपन कैरी कर लेते हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है? 0। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 3x की वैल्यू किसके इक्वल है? y के इक्वल है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखते रखते चलो सबसे पहले पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो एक ऑर्डर पेयर मिल गया हमें रिलेशन का, यहाँ से लिख रहा हूँ, रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर आया कि x की वैल्यू 1 ली तो y आया 3, तो 1 3 ऑर्डर पेयर हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पुट, x की वैल्यू हमने 2 रखी, x की वैल्यू अगर 2 यहाँ पर 2 रखूंगा तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा? 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। सिमिलरली इसका ऑर्डर पेयर क्या बना? 2, 6, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। अगला वाला देखते हैं, पुट x की वैल्यू 3,
ये कहाँ से रख रहा हूँ, ये यहाँ से रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 से 14 तक रख के देखूंगा, ये x की वैल्यू मेरी है ना। यहाँ से इसको आगे करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 देखो यहाँ रखो, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, तो 9 आ गया, 3 रखा तो 9 आया, यानी कि 3,9 आया। ठीक है, अगला रखेंगे पुट x की वैल्यू 4, तो y कितना मिलेगा, यहाँ रख के देखो ये y इक्वल्स टू 4x, 3x लिखा हुआ, x की वैल्यू 4 है, 4 3 12 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 12, तो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। अगला यहाँ पे नेक्स्ट रखते हैं पुट x इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, तो यहाँ पे रखूंगा 5, तो 5 3 15, जो कि नॉट पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब इसका नॉट पॉसिबल होने का कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि x और a दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, a सेट से बिलोंग करते हैं। अब x की वैल्यू तो हमने 5 ली, तो 5 तो देखो इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, लेकिन y की वैल्यू कितनी आई 15, तो 15 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, a सेट के अंदर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा है कि ये वाला ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं होगा 5,15 वाला। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिलेशन बना इसके एलिमेंट ये आएंगे बस 1 3 2 6 3 9 4 2 12। ठीक है, तो अब इनमें से डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ आर, तो जो आगे के एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का ये वाले, ये आपका डोमेन है, तो 1 2 3 4, इसको भी सेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब को डोमेन की बात कर लेते हैं, को डोमेन ऑफ आर, को डोमेन ऑफ आर हमेशा जो होगा आपका जिस सेट्स में रिलेशन जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, देखो a टू a में जा रहा है, तो ये जो पीछे वाला a है ये को डोमेन रहेगा, तो पीछे वाला a भी यही है आपका, तो ये को डोमेन के एलिमेंट सेम हो जाएंगे 1 2 3 4 अप टू 14 तक। आगे बात कर लेते हैं रेंज की, रेंज ऑफ आर, तो रेंज के लिए क्या करना है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं तो सेकेंड एलिमेंट को अपन क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ठीक है, तो रेंज के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे सेकेंड वाले 3 6 9 12। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिलेशन के अंदर करने रहेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी सी थ्योरी आपको ऐसे ढंग से क्लियर होगी, आराम से आपके क्वेश्चन यहाँ पे इजीली वे में हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों बात कर लेते हैं अपन फंक्शन के बारे में, रिलेशन के बारे में आपको सारा पढ़ा दिया है ना। अब बात कर लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है कि ए रिलेशन टू एफ, मतलब रिलेशन है जिसका नाम अपन ने चेंज करके क्या कर दिया, एफ कर दिया। समझ में आ गई बात। रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आर से, उसको अपन ने चेंज करके नाम के आर की जगह एफ लिख रहा है बस। ठीक है, तो ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ये अपन जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वो ए सेट से बी सेट में जाता है या ए सेट से ए सेट में जाता है। ये दो बात सीखी, या तो खुद से खुद में चला जाएगा या एक सेट से दूसरे सेट में जाएगा। ठीक है, आगे इज सेट टू बी अ फंक्शन। अब रिलेशन को ही क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। समझ में आ रही बात कि कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसके अंदर जो उसके छोटे छोटे अलग अलग अपन ने सेट्स बना लिए, तो उनको क्या कहते थे, सबसेट्स कहते थे, वो रिलेशन कहलाते हैं। अब रिलेशन के को ही क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो किस टाइप के रिलेशन को कहते हैं भैया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि उनकी सेट बी के अंदर केवल और केवल कितनी इमेज मिले, वन इमेज मिले। तो ये इमेज का कंसेप्ट है सर। तो ये ऐसा है, एक सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो इसके अंदर ए बी और सी एलिमेंट है, ए सेट है बी सेट है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन डी ई और एफ है ना। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ये बोला कि सेट ए हैज ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी, और बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 सारे एलिमेंट हो गए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज, केवल और केवल एक इमेज। तो देखो ए की भी एक इमेज, बी की भी एक इमेज, सी की भी एक इमेज। ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है फंक्शन, और इसे कहते हैं ए से बी में जा रहा है। समझ में आई बात। और बताता हूँ, ठीक है, 3 टाइप की कंडीशन बनती है यहाँ पे। तो एक ए लिया, बी लिया, सी लिया, ए से बी में, डी लिया, ई लिया, एफ लिया। अब ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा देखते हैं ना। तो ए की इमेज ली हमने डी, बी की इमेज ली हमने डी, और सी की इमेज ली हमने एफ। अब इस टाइम पे क्या होता है, ये फंक्शन बनता है कि नहीं बनता है, ये अपने को चेक करना है। तो क्या बोला है इसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए,
सेट ए के सभी एलिमेंट, बिल्कुल इन सभी की इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है, देखो सबकी इमेज आ रही है ना। तो ये फंक्शन बनने के लिए आगे अपने को चेक करना है, हैज ओनली वन एंड वन इमेज। तो अब ए की एक इमेज क्या है, डी है। एफ ने ए को उठाया, डी दिया। एफ ने बी को भी उठाया तो उसकी इमेज भी क्या दी, डी दी। एफ ने सी को उठाया तो उसकी इमेज क्या दी, एफ, ये एफ दी है ना। इसको ठीक है समझ लेना है कि एफ एलिमेंट है, ठीक है। तो ए को उठा के डी दिया, बी को उठा के डी दिया, सी को उठा के एफ दिया, तो इमेज तो ए की आई ना। ए की एक इमेज डी, बी की भी एक इमेज डी, सी की भी एक इमेज एफ। ये चीज भी क्या कहलाएगी, ये भी फंक्शन है आपका ए से बी वाला, ठीक है। एक और चीज बनती है इसमें, एक इस टाइप का रिलेशन बनता है कि ए से बी, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, डी एलिमेंट, ई एलिमेंट और एफ एलिमेंट। तो ए की इमेज डी, ठीक है, और ए की इमेज ई हो जाए और सी की इमेज एफ हो जाए, यानी कि एफ में ए की इमेज डी भी है, एफ में ए की, चलो इसको मैपिंग दे देता हूं मैं, इसकी मैपिंग मैंने एफ कर दी। ए की इमेज है मेरी ई, एफ में बी की इमेज है मेरी एफ, और एफ में सी की इमेज है मेरी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या नहीं होगा, तो फिर से याद कर लो डेफिनेशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट है के सभी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो यहाँ देखोगे तो ए की इमेज डी है, ए की इमेज ई है। ए आपका एक ही एलिमेंट था जिसकी दो अलग अलग इमेज आई, डी भी आया और ई भी आया। तो इस टाइम पे ये वाली कंडीशन ओनली एंड ओनली वन इमेज वाली यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस टाइम पे ये रिलेशन, ये जो भी रिलेशन है, ये जो है फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। सीधा सिंपल सा तरीके से अगर पढ़ना है, सीधा सिंपल सा याद करना है इसे, तो हर एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज है तो वो चीज फंक्शन कहलाती है। बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी की सारी जो रिलेशन में था वो का वो यहाँ पे भी आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि रिलेशन ही क्या होता है, फंक्शन होता है। तो जितनी रिलेशन की प्रॉपर्टियां हैं उतनी फंक्शन की भी प्रॉपर्टियां हैं, केवल एक एक्स्ट्रा है कि फंक्शन वो चीज बनाता है जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट की एक इमेज हमें मिलती है, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनाता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फंक्शन के कुछ टाइप से, या फिर जिनके नाम है स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन है तो उनकी बात कर ली जाए, ठीक है। तो बच्चों टाइप ऑफ फंक्शन में हमारी फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें फंक्शन जो होता है हमारा रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर जाता है, और फंक्शन जो डिफाइन होता है कि x को उठा के x देता है, ठीक है। x को उठा के यानी क्या देगा, x देगा, यानी कि मान लीजिए कि रियल नंबर में से उसने 0 को उठाई तो 0 की मैपिंग क्या देगा, 0 पे देगा। 1 को उठाया तो 1 की मैपिंग भी 1 देगा। -1 को उठाया तो उसकी मैपिंग क्या देगा, -1 देगा। x है तो x एज इट इज ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसका डोमेन, ये पूरे का पूरा रियल नंबर को उठा के, और इसका रेंज जो है पूरी की पूरी रियल नंबर आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के 3-4 बातें ध्यान रखनी है कि डिफाइन किसके ऊपर है, तो रियल नंबर से रियल नंबर पे है। कैसे डिफाइन में, तो x को उठा के x देता है फंक्शन, और डोमेन क्या है और रेंज क्या है। बस ये 4 बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंड है इसमें आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर ही जाता है, यानी कि डोमेन तो आपका हो जाएगा रियल नंबर, डोमेन क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर। और इसको जो है x को उठाता है और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है, जैसे फिक्स कर देता है कि c दे दिया है ना। मान लीजिए कि आपने फंक्शन लिया है कि आपका x को उठा रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए x को उठा रहा है और कांस्टेंट को आपने फिक्स कर दिया कि 2 देगा। क्या देगा, 2 देगा। तो यहाँ पे आप 0 रखोगे x की जगह तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। 1 रखोगे तो भी 2 आएगा, -1 रखोगे तो भी 2 ही आएगा, 2 रखोगे तो भी 2 आएगा, -2 रखोगे तो भी 2 आएगा। तो यानी कि कुल मिला के इस साइड में तो आप x को पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हो, तो डोमेन तो हो गया रियल नंबर, लेकिन अपनी जो RHS की वैल्यू आ रही है हमेशा 2 ही आ रही है, फिक्स है। क्या आ रही है, 2। तो रेंज कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन जनरली बात करेंगे तो इसकी रेंज क्या होगी, C हो जाएगी। जहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, नेगेटिव, पॉजिटिव, कैसे भी टाइप का एक रियल नंबर हो सकता है जो कांस्टेंट होगा, तो वो उसकी रेंज हो जाएगी। ये 2 फंक्शन आपके क्लियर हो गए। थर्ड है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन।
ये फंक्शन भी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता है। एफ एक्स मतलब एफ आपका रियल नंबर से कहा जाता है, रियल नंबर में जाता है, और एक्स को उठा के अपनी पोलिनोमियल बनती है कि a0 a1x a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स की पावर 3 n टर्म वाली an एक्स की पावर n टर्म n पावर वाली पोलिनोमियल है ना। तो इस टाइप की पोलिनोमियल के ऊपर डिफाइन होता है। अब यहाँ पे इस x की जगह पूरा का पूरा रियल नंबर से अपन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। समझ आ रही बात? इस x की जगह में 1 रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू x की बार बार अलग अलग पॉलिनोमियल मिलेगी, अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका रेंज कोई फिक्स नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद फोर्थ आता है आपका रेशनल फंक्शन। ये भी फंक्शन वैसे बेसिकली तो आपका R टू R ही होता है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर ही जाता है। ठीक है, कुछ रियल नंबर से रियल नंबर ही जाता है, कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसको अपन यहाँ पे ये मेंशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन जो होता है ना आपका, वो कुछ इस टाइप का होता है। फंक्शन इक्वल्स टू px अपॉन qx। आपने अगर ये नाम देखा हो रेशनल यानी कि रेशनल नंबर टाइप का, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का, है ना। तो यहाँ पे ऊपर भी होता है ये पोलिनोमियल फंक्शन। क्या होती है? ऊपर भी होता है पोलिनोमियल फंक्शन, एंड नीचे भी क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन होता है। यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते दो पोलिनोमियल फंक्शन को, तो वो क्या बन जाता है? रेशनल फंक्शन बन जाता है। और यहाँ पे एक पोलिनोमियल रेशनल के हिसाब से अपन पता ही है कि qx जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट फंक्शन है आपका, इसके बाद फिफ्थ है आपका मॉडुलस फंक्शन। तो ये फंक्शन R टू R डिफाइन होता है। कहाँ से कहाँ तक? R टू R। और fx जो होता है ना, जैसे मोड में आपने सुना हो, मोड का नाम तो जैसे ऐसा होता था, मोड ऐसे लिखते थे ना, और उसके अंदर कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? और मोड की मतलब क्या होता है कि हर एक वैल्यू को क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो आप जैसे कि इसमें अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? मोड 1 कितना होता है? पॉजिटिव वैल्यू 1। और -1 भी रखेंगे तो मोड में -1 यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव फॉर्म में देगा और पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव फॉर्म में देगा। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। तो कुल मिला के यहाँ ऐसा भी ध्यान में रखना कि मोड x हमेशा आपका क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, इसका डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। डोमेन रियल नंबर होता है और इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी की तरफ होती है। ठीक है, अगला है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी R टू R होता है। ठीक है, और इसमें x को उठा के 3 वैल्यू देता है। एक देता है -1, एक देता है 0 और एक देता है 1। लेस देन 0 होगा, ये देगा जब x 0 के इक्वल होगा, और 1 तब देगा जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। थोड़ा समझ लेना कि f अगर 0 है, ठीक है, x की जगह मैंने कितना रखा? 0। तो x जब 0 है तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ये वाला। ठीक है, f अगर 1 है, x की वैल्यू कितनी रखी? 1 0 से बड़ा होता है, ये रहा x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा? 1 देगा, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, f को मैंने 5 लिया, 5 यानी x की वैल्यू कितनी ली? 5 ली। तो 5 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है। 0 से बड़ा तो फंक्शन के जो ये आएगा वैल्यू, ये कितनी आएगी? यहाँ पे 1 आएगी। समझ आया? इस टाइप से हो रहा है। अब नेगेटिव की बात कर लूँ तो अगर -5 लूँ, x की वैल्यू -5 यानी कि 0 से, ये 0 को कंपेयर करना है, 0 से छोटा तो वैल्यू क्या देगा? -1 देगा। समझ में आया? इस टाइप का कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका डोमेन तो आपका रियल नंबर होता है, डोमेन तो आपका रियल नंबर होता है, और इसकी रेंज में हमेशा ये 3 ही एलिमेंट आएंगे। लेस देन 0 रखोगे तो -1 देगा हमेशा, 0 रखोगे तो 0 देगा, ग्रेटर देन 0 रखोगे तो 1 देगा। तो ये एक सेट बना लेगा -1, 0, 1 का। तो ये इसकी रेंज हो जाती है। ठीक है ना, एक लास्ट है इसमें 7th वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन भी आपका R टू R जाता है। कहा जाता है?
R टू R, और x को तो हमेशा उठाएगा ही उठाएगा एलिमेंट तो, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देता है x। अब इस ब्रैकेट का मतलब ये समझना ब्रैकेट है केवल, है ना। इसका कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है कि अगर 1 रखोगे इसके अंदर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी। अगर इसके अंदर 1.2 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 1.2 रखा तो 1.2 का मतलब छोटा नंबर क्या होता है, इंटीजर में देखना है। 1.2 को इंटीजर में छोटा नंबर क्या होता है, किस किस इंटीजर के बीच में आता है 1.2? 1.2 आता है आपका 1 और 2 के बीच में। तो इनमें से छोटा इंटीजर कौन है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखोगे 2.4 लिया तो अब 2.4 किस किस के बीच में आता है, 2 और 3 के, और छोटा कौन है, 2 है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में नंबर लेके देख लो 0.5, नेगेटिव में ले लीजिए माइनस का 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस का 1.2, ये किन किन के बीच में आएगा, -2 एंड -1, तो छोटा कौन है, -2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो आपका पूरा रियल नंबर उठाएगा, डोमेन क्या उठाएगा, पूरा रियल नंबर। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी कि कुल मिला के कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, चाहे डेसिमल की रखे चाहे इंटीजर रखे, तो हमेशा इंटीजर निकल के आ रहे हैं। तो इसकी रेंज होती है z। क्या होती है रेंज, z होती है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन में कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दे रखी है जिनकी डोमेन और रेंज आपको पता लगानी, ठीक है। तो डोमेन, जैसे इसका पहले का सोल्यूशन देखो तो ये एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, और मॉडुलस फंक्शन में थोड़ी देर पहले समझाया था कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे x की जगह पूरा का पूरा रियल नंबर रखोगे तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर जनरेट आपका कर देगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि इट इज मॉडुलस फंक्शन, इट इज मॉडुलस फंक्शन, therefore its domain equals to R। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की, ठीक है। तो मैंने मॉडुलस के अंदर समझाया था कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि हमेशा कैसा देगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि मोड के अंदर कुछ भी वैल्यू रखते हैं अपन वो हमेशा पॉजिटिव होकर बाहर निकलती है, ठीक है। अब मोड के आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, मैंने का मल्टीप्लाई किया माइनस का, और याद हो तो चैप्टर 5 में मैंने पढ़ाया कि ये इनइक्वालिटीज है ना। तो जब इनइक्वालिटीज में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स था उसके लेस देन इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। तो इस माइनस को एडजस्ट करा लो इसके साथ, तो माइनस का मोड x लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से। अब 0 से लेस देन इक्वल्स टू की मतलब क्या होता है, 0 से छोटा और बराबर, यानी कि इसका फंक्शन क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये रेंज आ गई इसकी, ठीक। इस टाइप के फंक्शन को, इनइक्वालिटीज को अपन ने इस इंटरवल फॉर्म में लिखना चैप्टर 5 में अच्छे से सीखा था, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्लियर। अब बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की, डोमेन पता लगाना सबसे पहले, ठीक है। तो जो भी फंक्शन दे रखा है इसकी बात करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन दे रखा है, इस x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो पता चल जाएगा डोमेन क्या आ रहा है। तो इतना तो पता होगा कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, समझ में आया। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, और हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, दो कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स एक फैक्टर बनेगा, 3 प्लस एक्स एक फैक्टर बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दोनों के साथ अलग अलग कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिला एक वैल्यू आई है 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, इसको सीधा करके लिख दो तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसे देखेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू है -3 के, यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि x -3 के, x बिलोंग्स टू -3 के इक्वल है, तो ये इक्वल कर दिया, ठीक है। ओपन और क्लोज इंटरवल आता है, और ग्रेटर देन है तो बड़े है तो इस तरफ चलेंगे अपन, और 3 से छोटा और इक्वल है तो 3 से छोटा और इक्वल ये हो गया, तो इसका डोमेन यहाँ पे ये आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया डोमेन। तो बच्चों अब इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए, रेंज जो भी ये fx के इक्वल में दे रखा है, ये वाला है ना, इसको अपन को y के इक्वल में लेट करना होता है कि √ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने लेट किया, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, वैसा ही इसको पूरे को सोल्व करके अपने को लाना है x इक्वल्स टू में, किसके इक्वल में लाना है, x के इक्वल में। तो सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा y का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर को उधर ले लो,
तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर को इधर ले लो तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया, इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। सामने से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। रेंज किससे निकलेगी, वाई की वैल्यू रेंज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडर रूट वाली वैल्यू सेम उसी प्रकार से 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 0 के, जैसे ये अपन ने यहाँ पे प्रोसेस किया था, सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा सेम टू सेम 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो ये यही वाली स्टेप बन गई आपकी। तो इसको अपन ने सोल्व किया था, तो कुल मिला के x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में आई थी, इस इंटरवल के बीच में आया था। यहाँ पे x था तो x इसके अंदर बिलोंग किया था, यहाँ पे y है तो y इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, y बिलोंग्स टू -3,3 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। और y देखो यहाँ पे y किसके इक्वल है, इस अंडर रूट के इक्वल था, ठीक है। और स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे भी ये y की वैल्यू नेगेटिव वाली पॉसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 से 3, ये इसकी रेंज हो जाएगी। समझ में आया बात, यहाँ पे लास्ट में क्या किया ये, ठीक है, कि ये आया -3 से 3 और y किसके इक्वल था, इस अंडर रूट के इक्वल था। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रख नहीं सकते अपन, ठीक है। इसलिए हमने कौन सी वैल्यू कंसीडर कर ली, पॉजिटिव वाली, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और एक ये रेशनल फंक्शन दे रखा है, ठीक है। रेशनल फंक्शन के अंदर आपको याद हो तो मैंने समझाया था कि px अपॉन qx टाइप का होता है, ठीक है। और वहां पे qx किसके इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। समझ में आ गई ना ये बात, ठीक है। तो अभी थोड़े पहले, इसके पहले मैंने एक फंक्शन और समझाया था, पॉलिनोमियल फंक्शन, और उसमें बोला था कि डोमेन जो होता है रियल नंबर होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बताया था पॉलिनोमियल का रियल नंबर, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल होता है, ये भी पॉलिनोमियल होता है, तो इनका डोमेन तो रियल नंबर होगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होता है। तो इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि ये वैल्यू उसकी डोमेन के अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी नीचे एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इस पॉलिनोमियल को कंसिडर करो कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये किसके इक्वल नहीं आएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 8x इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे आप तो ये बन जाएगा आपका 6 इंटू 2 है ना, 6x माइनस का 2x प्लस 12 नॉट इक्वल्स टू 0। सोल्व करेंगे x कॉमन है, x माइनस 6 बचा, माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 6 बचा, नॉट इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 को कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा अंदर, नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर अलग अलग कर दो, x माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, 6, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अभी मैंने थोड़ा यहाँ समझाया था आपको कि पॉलिनोमियल का डोमेन होता है रियल नंबर, तो इसका भी डोमेन रियल नंबर, इसका भी डोमेन रियल नंबर, तो इस पूरे का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि qx जो है 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे भी अपन ने qx अपॉन वाले को 0 के इक्वल नहीं रखा और सोल्व किया, तो x की वैल्यू 6 और 2 ये पॉसिबल नहीं है, तो 2 और 6 का एक सेट बना लो, ठीक है। 2,6 ये सेट, इस सेट को r में से माइनस कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx, एक रिलेशन f डिफाइन किया गया है fx, x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 3 जब x है तब है, और 3 से 10 के बीच में है तो कितना है, 3x है, ठीक है। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx, x स्क्वायर और 3x ही है, पुराना वाला जो फंक्शन था सेम ही है, बस यहाँ पे लिमिट चेंज हो गई, यहाँ पे 0 से 3 था, यहाँ पे 0 से 2 हो गया और 2 से 10 हो गया, ठीक है ना। चेक वेदर f एंड g आर फंक्शन और नॉट, हमको चेक करना है कि f और g फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो फंक्शन अगर है या नहीं है तो अपने को एक ही बात पता है कि रिलेशन जो होता है वही फंक्शन होता है, बस थोड़ा सा एडवांस एक उसका क्या लग जाता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, सिंगल से ज़्यादा इमेज होगी तो चीज़ फंक्शन नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं, पहला वाला fx, x स्क्वायर 3x और 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3 और 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ पे अपने को इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं, f0 पे कितना देगा। सबसे पहले fx स्क्वायर के लिए चेक कर लेते हैं, fx स्क्वायर है ना,
एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसके किसके बीच में, 0 से 3 के बीच में है ना, तो 0 पे रखूंगा, एक्स स्क्वायर के इसमें रखूंगा तो 0 आएगा, ठीक है। 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, और 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ देखोगे तो सारी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। 0 पे सिंगल इमेज, 1 पे सिंगल इमेज, 2 पे सिंगल इमेज, 3 पे सिंगल इमेज। अगला फंक्शन है अपना एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, और ये किन के बीच में है, 3 से लगा के 10 तक के बीच में। सबसे पहले 3 रख लेते हैं, तो 3 इंटू 3 कितना आ रहा है, 9। 4 रखूंगा तो 3 इंटू 4 12, ठीक है। 5 रखूंगा तो 3 इंटू 5 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज ही मिल रही है। 6 रखोगे तो 18 आ जाएगा, 7 रखोगे 21 आ जाएगा, 8 रखोगे 24 आ जाएगा, 9 रखोगे 9 3 से 27 हो जाएगा, 10 रखोगे 10 3 से 30 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है लास्ट में 9, 12, 15 वगैरह सारे के सारे अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए तो सबकी सिंगल इमेज आ रही थी, बस 3 की इमेज हमने यहाँ पे भी निकाली जिसकी इमेज 9 आ रही थी, और 3 की इमेज हमने यहाँ पे भी निकाली जिसकी इमेज क्या आ रही है, 9 आ रही है। यानी कि बिल्कुल सही बात है कि 3 की दोनों ही जगह इमेज हमारी सेम आ रही है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि सिंस every element has unique image, हर एलिमेंट की हमने चेक कर ली कि यूनिक इमेज आ रही है, therefore this is function, this relation f is function, ठीक है। अब बात कर लेते हैं g की। तो g किस टाइप का है, सेम ही है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3x एज इट इज है। बस यहाँ पर डिफरेंस है कि ये 2 तक जा रहा है और ये 2 से 10 जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए। सबसे पहले एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा जी एक्स इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 0 रखूँगा तो आंसर आएगा 0, 1 रखूँगा तो 1 आएगा, और 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 आएगा। क्लियर। यहाँ पे देखो ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा था, फिर से 2 रखना पड़ेगा। 2 रखूंगा तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। आगे 3 रखूंगा तो 3 इंटू 3 9। आगे अपन 4 रखेंगे तो 4 इंटू 3 12। अलग अलग एलिमेंट मिलते जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 की इमेज एक बार 6 आई है और एक बार 2 की इमेज 4 आई है। समझ में आ गई बात। बाकी सारे एलिमेंट 0 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 उन सभी की इमेज यूनिक आएगी। लेकिन इस 2 की इमेज एक बार 2 है, एक बार 6 है, यूनिक नहीं है, इसकी 2 इमेज है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द एलिमेंट 2 has 2 images that are 4 and 6, therefore this relation, कौन सा वाला रिलेशन था ये, G is not a function। समझ में आया। तो फंक्शन है या नहीं है आप इस हिसाब से अपने को चेक करना है उनको। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आगे मैं आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के थ्योरी का पोर्शन अच्छे से क्लियर करवा के उसके भी मैं रिगार्डिंग क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपका बेनिफिट हो जाए, ठीक है।